तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि हो सकता है कि आज इस घटना के बारे में आपको जानकारी ना हो, लेकिन एक दो दिनों में हो सकता है कि जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से अगर इस मामले को दबाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं ये भारत की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना होगी। और इस घटना की जो गूंज है आपके व्हाट्सअप से लेके आपके फेसबुक, यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने अपने हिसाब से आप देखेंगे। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है असम से। असम में एक जगह गोलाघाट, और इसी गोलाघाट में एक एसपी साहब हैं जिनका नाम है पुष्किन जैन। एसपी साहब अपने कुर्सी पे आराम से बैठे हैं। उन्हीं के अंतर्गत अलग अलग थाने हैं, सारे थाने वाले भी अपनी कुर्सी पे आराम से बैठे हैं। ज़्यादा कोई काम नहीं था, एकदम नॉर्मल सा क्राइम रेट था उस टाइम का। लेकिन इसी बीच एक शख्स अपने हाथ में एक 9 महीने का बच्चा लेके उस थाने के अंदर आता है। अब जैसे ही वो शख्स आता है तो पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ती है। जो शख्स था उसके शरीर पे खून लगा हुआ था, खून के धब्बे थे, खून के छींटे थे। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है कि शख्स के साथ कुछ हुआ हो। अब चूँकि बच्चा हाथ में है तो हो सकता है कि सड़क एक्सीडेंट में इसकी पत्नी यानी इस बच्चे की माँ के साथ कुछ हादसा हुआ हो। यही सब सोच के पुलिस वाले उस शख्स को बैठाते हैं। बैठाने के बाद पूछते हैं कि क्या हुआ। अब पुलिस वाले जब ये पूछते हैं उसके बाद ये जो शख्स था पहले तो कुछ देर तक एकदम सन्न बैठा रहता है, पानी पीता है। पानी पीने के बाद फिर अपना मुंह खोलता है और खोलने के बाद कहता है, जो पहला शब्द था वो यही था कि साहब मैंने कत्ल किया है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अब पुलिस वालों की जो भाषा थी, जो बोलचाल का तरीका था, जो लहजा था, वो अचानक से बदल जाता है। चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं कि यहाँ तो कुछ और सोचा था, ये तो कत्ल खुद थाने आया है। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि किसका कत्ल किया है। इसके बाद वो शख्स बताता है कि मैंने अपनी बीबी, अपने ससुर और अपनी सास तीनों का कत्ल किया है। अब जैसे ही ट्रिपल मर्डर की बात पुलिस वाले सुनते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस वालों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। पुलिस वाले अब कुर्सियों पे बैठे बैठे अचानक से खड़े हो जाते हैं, चौंक चुके थे। फौरन पूछते हैं कि किसका कत्ल किया और कहाँ किया, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। उसके बाद वो शख्स जो था वो एड्रेस बताता है और कहता है कि साहब इस एड्रेस पे आप इस घर पे जाइए। जाने के बाद आप घर के अंदर जब दाखिल होंगे तो आपको 3 लाशें मिलेंगी। अब इतने कॉन्फिडेंस के साथ जैसे ये शख्स पुलिस वालों से बोलता है तो पुलिस वालों को भी लगता है कि शरीर पे खून के छींटे हैं, दाग धब्बे हैं। इधर ही अपने मुंह से कबूल भी रहा कि मैंने कत्ल किया। तो जाहिर सी बात है कि इसकी बातों में सच्चाई ज़रूर है। अब मामला ट्रिपल मर्डर का था। फ़ौरन एसपी साहब जो पुष्किन जैन थे उनको फ़ोन जाता है। पुलिस वाले बताते हैं कि साहब ऐसे ऐसे एक मामला आया। एसपी साहब ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन वो भी चौकन्ने होते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं। इस शख्स को भी गाड़ी में बैठाया जाता है। बैठाने के बाद जो एड्रेस इसने बताया था उस एड्रेस पे इसको लाया जाता है। लाने के बाद घर मिलता है। घर के अंदर फिर सारे लोग एंट्री करते हैं और जैसे ही सारे लोग एंट्री करते हैं तो घर के अंदर जो कुछ देखने को मिला उसे देखने के बाद पुलिस वालों के फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल घर के अंदर 3 डेड बॉडीज़ पड़ी थी। बॉडी से मान के चलिए कि एक एक बूंद खून गिर चुका था। बॉडी पे न जाने कितने काटने के निशान थे, मानो किसी धारदार हथियार से इनको काट के मारा गया। सबके शरीर से चीथड़े निकल रहे थे, सबके शरीर से खून बह रहा था। खून पूरे फर्श पे बहते बहते नाली तक पहुंच चुका था। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सब चीज़ देखते हैं, सामने कातिल खड़ा ही था। उसने इकबाल जुर्म किया था, क्राइम सीन के बारे में उसने ही बताया था। फिर क्या था, पुलिस वाले फ़ौरन पहले तो टीम बुलाते हैं फॉरेंसिक की। फॉरेंसिक की टीमें आती हैं, पूरे उस कमरे की, पूरे उस घर की जाँच पड़ताल करती हैं। साथ ही लाश को कब्जे में लिया जाता है। लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। भेजने के बाद अब इस शख्स को वापस थाने लाया जाता है। इधर तो फॉरेंसिक की टीमें थी, अपने सबूत, अपने सुराग इकट्ठा करती हैं, सारी चीज़ें कलेक्ट करती हैं, मर्डर वेपन के बारे में पूछताछ करती हैं। ये सारी चीज़ें अब अलग अलग टीमें कर रही हैं। इधर एसपी साहब खुद इस शख्स को थाने लाते हैं। लाने के बाद इससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने क्यों मारा और तुम्हारी कहानी क्या है। अब ये सवाल जब एसपी साहब उस शख्स से पूछते हैं तब पूछने के बाद वो शख्स अपनी पूरी कहानी बताता है, साथ ही अपना नाम बताता है और कहता है कि साहब मेरा नाम नजीबुर रहमान है।
नजीबुर रहमान पेशे से पहले तो उसने 12th किया, उसके बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और ये कहानी जब पहुंचती है घूम के, जब इससे पूछताछ की जाती है तो कहानी चली जाती है साल 2020 में, आज से लगभग 3 साल पहले। साल 2020 में एक कहानी चली जाती है और साल 2020 में जो नजीबुर रहमान था वो बीटेक कर रहा था। साल 2020 में वही लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में तो फिर सारे लोग या तो लूडो खेल रहे थे या तो फेसबुक पे अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग प्रेम प्रसंग भी शुरू हुए। चाहे वो सीमा गुलाम हैदर वाला हो जिसकी पबजी से शुरू हुई, चाहे ये अंजू वाला हो। न जाने कितनी जोड़ियाँ फेसबुक पे बनी, न जाने कितने लोग एक दूसरे से मिले। और ऐसे ही चूँकि नौकरी भी नहीं थी, लॉकडाउन लगा था, घर में बैठा था, तो ऐसे ही ये फेसबुक के कुछ पन्नों को पलट रहा था, कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ लोगों की रील्स देख रहा था। और इसी दौरान इसकी मुलाकात फेसबुक पे एक आईडी से होती है और ये आईडी एक संघमित्रा घोष नाम की लड़की की थी। ये उसको देखता है, देखने में वो खूबसूरत लगती है, फ़ौरन ये रिक्वेस्ट भेज देता है। सामने से भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है उसके बाद फिर वीडियोस फोटोज़ के लाइक का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जून 2020 आते आते इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोनों में कहीं ना कहीं प्यार भी हो जाता है। अब प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद फिर नंबर वगैरह एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू। ये सिलसिला चलता रहा। अब दोनों को ही इंतजार था कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर एक दूसरे से मिले, चूँकि दोनों ही आसाम के थे। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा, जो कोरोना का कहर था वो भी कम हुआ, लॉकडाउन में भी ढिलाई होने लगी। अब दोनों में प्यार था तो फिर दोनों में हुआ कि शादी कर लेते हैं। लेकिन जब शादी की बात आई तो फिर एक दिक्कत निकल के सामने आ गई। जो नजीबुर रहमान था वो मुस्लिम था, इधर जो संघमित्रा थी वो नॉन मुस्लिम, तो दोनों में शादी पॉसिबल नहीं थी। तो फिर अब क्या करें? दोनों को पता था कि घर वाले भी नहीं मानेंगे और असम में जिस हिसाब से इस समय की स्थिति है, लव जिहाद जैसी चीज़ें वहाँ पे चल भी रही थी उस टाइम, तो उस टाइम पे ऐसी शादियों को कोई मान्यता ना कोई परिवार दे रहा था, ना ही कोई सपोर्ट कर रहा था। जो वहाँ के सीएम थे और अभी भी हैं, वो भी इस चीज़ के विरोध में थे। इसी चीज़ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लगातार विरोध, ना कोई सपोर्ट। फिर इन दोनों को लगा कि अब ऐसे तो शादी नहीं हो सकती, तो एक काम करते हैं, घर से भाग के शादी कर लेते हैं। इसके बाद फिर पूरा प्लान बनता है। प्लान बनने के साथ साथ फिर डेट, तारीख, सारी चीज़ें मुकर्रर होती हैं। उसके बाद अक्टूबर की शुरुआत में ही जब हल्का फुल्का लॉकडाउन खुला था, ढिलाई मिली थी, तो इसी शुरुआत में जो संघमित्रा है वो इस रहमान के साथ भाग जाती है और पहुंच जाती है कोलकाता। इधर जब लड़की भाग गई तो फिर जो संघमित्रा के घर वाले थे, चाहे संघमित्रा के जो पिता थे संजीव, चाहे उनकी माता हो जूनू, अब ये दोनों लोग खोजबीन शुरू करते हैं कि बिटिया कहाँ चली गई। 1-2 दिन तक खोजते हैं, जब कहीं कुछ पता नहीं तो उन्हें भी लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग गई हो। इसके बाद पुलिस कंप्लेन होती है। पुलिस कंप्लेन जब होती है तो इधर पुलिस वाले अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। जांच पड़ताल करते हैं, नंबर की लास्ट लोकेशन निकालते हैं, साथ ही पता करते हैं कि किससे बातचीत हो रही है, क्या हो रहा, किसके साथ भाग सकती है। तो जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले छानबीन करते हैं और अंत में जब नजीबुर रहमान का नाम आता है तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी आपत्ति हो गई कि ये लड़का तो मुस्लिम है, इसने लव जिहाद किया। पुलिस वालों को भी यही बात लगी। फ़ौरन खोजबीन शुरू हो गई, जांच पड़ताल पुलिस वाले अपनी तेज़ी के साथ करने लगे और अंत में अक्टूबर लास्ट आते आते जो संघमित्रा है उसका पता चलता है कि ये कोलकाता में बैठी है। पुलिस की एक टीम, परिवार की एक टीम जाती है। जाने के बाद वहाँ से संघमित्रा को वापस लेके आती है। लेकिन जब संघमित्रा वापस आती है और जब से गई थी, इसी दौरान जो फासला मिला वक्त का, इसी दौरान संघमित्रा और नजीबुर रहमान ने एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर ली। अब कोर्ट मैरिज कर ली, उसके बाद 8 तारीख को 8 अक्टूबर साल 2020 को इन दोनों की ऑफिशियल रूप से शादी हो चुकी थी। लेकिन अब परिवार को मंजूर नहीं था ये रिश्ता, इसलिए वो जो संघमित्रा थी उसको लेके घर पे वापस आ जाते हैं। अब घर पे वापस आते हैं तो संघमित्रा अपने प्यार को पाने के लिए बेताब, लेकिन इधर माँ बाप का भी दबाव था कि कुछ कर नहीं सकती थी। तो फिर इसके दिमाग में आके एक काम करते हैं, दोबारा फिर भाग जाते हैं। लेकिन अब दोबारा भागने के लिए, कहीं जाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है पैसा। चाहे आपने सीमा गुलाम हैदर वाले केस में देखा, चाहे अंजू वाले केस में देखा, भागने के लिए तो पैसा चाहिए। तो फिर क्या करें? अब साल 2020 में आई थी और साल 2020 के लास्ट तक की दोबारा भागने का प्लान करती है।
जनवरी महीना आते आते फिर इसके दिमाग में आया कि भागना तो है, लेकिन भागने के लिए पैसा चाहिए, तो फिर क्या करें। तो फिर पैसा नहीं था तो फिर इसने ही अपने घर में चोरी कर ली। अब इधर घर में चोरी हुई, घर वालों को लगा कि कोई चोर आया चुरा के ले गया। घर वालों ने पुलिस केस कर दिया। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करते करते जब कंक्लूजन निकल के सामने आया तो जो चोर था वो कोई और नहीं, यही संघमित्रा थी। अब संघमित्रा जब चोर साबित हो गई, चूंकि मामला पुलिस में गया था, तो पुलिस वालों ने संघमित्रा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल में डाल दिया और लगभग 1 महीने तक, चूंकि परिवार वालों का भी गुस्सा था तो उन्होंने जमानत नहीं करवाई। 1 महीने तक जो संघमित्रा थी वो जेल में रही। अब 1 महीने तक संघमित्रा जेल में रही, उसके बाद वापस आई। वापस आने के बाद अब फिर क्या करें, जैसे जैसे करके परिवार वालों का भरोसा जीता। पैसे भी नहीं थे तो भाग के कहाँ जाए। इधर नजीबुर रहमान की भी हालत खस्ता थी, चूँकि बेरोजगारी चरम पे थी। जिस हिसाब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, लोगों की नौकरियाँ चली गई थी, इससे भी कहीं कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। तो फाइनेंशियली रूप से ना नजीबुर रहमान ट्रेंड था, तैयार था, ना ही संघमित्रा तैयार थी। फिर इन दोनों ने इंतज़ार करने का फैसला किया। एक दूसरे से ये चोरी छुपे बातचीत करते रहे, एक दूसरे के साथ फ़ोन पे अटैच रहे। इनके दिमाग में था कि चलो मान लो कोर्ट का सहारा ले ले कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर रहेंगे कहाँ, कोई एक आशियाना चाहिए। इसलिए साल 2020 से ही जब इनकी शादी हुई और 21 में फिर ये गिरफ्तार हुई, तो 21 से फिर ये शांत हो गई। 21 साल जो 2021 वाला साल भी था, उस पूरे साल एकदम शांत रही। फ़ोन पे ही, व्हाट्सएप पे ही इसने अपने प्यार को जारी रखा। लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति परिस्थिति सुधरी, परिवार वालों को भी यकीन हो गया कि अब बेटी जो है सुधर गई है, वो किसी और के साथ चक्कर में नहीं है, उस लड़के से संबंध खत्म हो गया। इधर लड़की की उम्र भी 24 साल हो चुकी थी। तो फिर साल 2022 में जनवरी महीने में ये फिर से भाग जाती है। साल 2022 के जनवरी महीने में फिर से भाग गई। और चूँकि पिछली बार जब ये भागी थी तो इसने जो गलतियाँ की थी, जिस हिसाब से ये पकड़ी गई, तो इसको पूरा ध्यान था कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करनी। इस बार भागना है तो इस हिसाब से भागना है कि कहीं कोई चीज़, कोई सबूत, कोई क्लू या फिर कोई सुराग न मिले। मैं भागूं तो पुलिस को कोई खबर न जाए। लिहाजा फिर ये पूरा प्लान करती है। प्लान करने के साथ ना मोबाइल फ़ोन अपने साथ लेती है, ना कोई ऐसा टिकट, ना ही कोई ऐसी चीज़। और अंत में भाग के पहुंच जाती है चेन्नई। चेन्नई भागती है, वहाँ पे नजीबुर रहमान के साथ ये रहती है। रहने के दौरान चूँकि शादीशुदा थे दोनों, कमरा मिल जाता है, सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत रोज़गार भी जैसे तैसे करके करने लगते हैं। अब एक ही कमरे में रहते हैं दोनों पति पत्नी के रूप में, तो शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ी। जो संघमित्रा थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब संघमित्रा प्रेग्नेंट हो गई तो फिर अब अजब दिक्कत आई कि नजीबुर रहमान अब सारी जिम्मेदारियों के लिए तो तैयार था, लेकिन एक प्रेग्नेंट महिला का ख्याल कैसे रखा जाता है, कैसे क्या चीज़ें होती है, प्रेगनेंसी में क्योर कैसे किया जाता है, कैसे केयर किया जाता है, ये तमाम चीज़ें तो संघमित्रा और नजीबुर रहमान दोनों को नहीं पता था। तो फिर अब क्या करें। तो फिर दोनों को लगा कि काम करते हैं, अब वापस लौट चलते हैं, लेकिन इस बार अपने घर नहीं जाएंगे, यानी जो संघमित्रा का घर है उस घर पे नहीं जाएंगे, बल्कि कहीं और जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएं। तो फिर जब प्लान बना और लास्ट में नवंबर महीने में जब ये दोनों वापस आते हैं, तो फिर ये दोनों लोग नजीबुर रहमान के घर चले जाते हैं। अब नजीबुर रहमान के घर आराम से लोग रह रहे हैं। रहने के दौरान अब धीरे धीरे वक्त बढ़ा। जो प्रेगनेंसी का महीना था वो भी पूरा हुआ और जो संघमित्रा थी उसकी एक बेबी हुई, एक बच्चे को उसने जन्म दिया। अब बच्चे को जन्म दिया तो शादीशुदा ज़िंदगी पूरी मुकम्मल हो गई। नजीबुर रहमान भी खुश, संघमित्रा भी खुश, घर वाले खुश। इधर जो संघमित्रा के माँ बाप थे, संजीव घोष और जूनू घोष, ये दोनों लोग अपने बच्ची को खोज रहे हैं कि बेटी कहाँ चली गई। पुलिस कंप्लेन की ही थी ऑलरेडी, पुलिस भी खोजबीन की है, लेकिन कहीं से ना कुछ सुराग लग रहा, ना कहीं से कोई सबूत लग रहा। वक्त धीरे धीरे बढ़ता जा रहा और फाइनली साल 2023 आ जाता है। और साल 2023 ही वो मनहूस साल था इन दोनों के लिए कि यहीं से फिर इन दोनों के बीच दरार पड़ना शुरू हो गई। अब तक तो चीज़ें ठीक थी, नजीबुर रहमान को भी अट्रैक्शन था, इधर संघमित्रा को भी अट्रैक्शन था, तो शादीशुदा ज़िंदगी और प्रेम प्रसंग सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, जैसे जैसे हालात सुधरता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर इन दोनों के बीच अब दरार पड़नी शुरू हो गई। धीरे धीरे एक दूसरे से अब इन दोनों की बननी शुरू हो गई। और संघमित्रा जो अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, सारी चीज़ों को छोड़ के आई थी, जिस उम्मीद में कि ये लड़का मुझे इतना प्यार करेगा, इतनी मेरी केयर करेगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी बदल गई।
अब आए दिन जो नजीबुर रहमान था वो गुस्सा करता, आए दिन इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कभी कभार ऐसा होता कि जो नजीबुर रहमान था वो हाथ वाथ भी उठा देता। कई बार ऐसा हुआ कि परिवार वाले भी बुरा भला कहने लगे। अब ये चीज़ें जब होने लगी संघमित्रा के साथ, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को रिलेट करें तो श्रद्धा वाकर वाले केस में भी सेम ऐसी चीज़ें हुई थी। जब श्रद्धा को आफताब लगातार डांट रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, श्रद्धा बेचारी कहे या फिर आप चाहे जो कहें, बेचारी भी कहना बेचारी शब्द का अपमान होगा, तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पीछे उसने सारी चीज़ें छोड़ दी थी बस एक लड़के के पीछे। और यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही थी। लगातार इन दोनों के बीच झगड़ा होता रहा, लेकिन अब ये जाए तो जाए कहाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये लग गया संघमित्रा को कि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता और जो जुल्म सितम है वो बर्दाश्त नाकाबिल हो गया, तो फिर संघमित्रा इस नजीबुर रहमान के घर को छोड़ती है, वापस अपने मायके आती है। आने के बाद अपने माँ बाप को सारी बातें बताती है। अब माँ बाप को जब सारी बातें बताती है और बताती है कि ये मेरा बच्चा है, तो माँ बाप भी अब क्या करें। उनकी बेटी एक बेटे के साथ आई थी, अब बेटी को स्वीकार लेते। इसके बाद जब बेटी बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, मुझे इतना टॉर्चर किया गया, तो फिर ये सारे लोग चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। और जाने के बाद पुलिस कंप्लेन कर देते हैं मार्च महीने में, और बताते हैं कि कैसे उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया, कैसे नजीबुर रहमान ने उनकी बेटी को मारा पीटा और एक बच्चे को जन्म देने के बाद अब परेशान कर रहा, टॉर्चर कर रहा। अब पुलिस में एक कंप्लेन गई, पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है। चूँकि ये मामला एक मुस्लिम का था, तो वहाँ पे लफ्ज़ जिहाद का भी एंगल निकाला गया। फ़ौरन ये नजीबुर रहमान पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर इसको जेल में डाल दिया गया। अब नजीबुर रहमान जेल में है। जेल में जाने के बाद इधर जो संघमित्रा है वो अपने परिवार के साथ रह रही। इस धीरे धीरे यहाँ भी वक्त गुजरा। जब जेल की पूरी कार्रवाई पूरी हुई, 1 महीने बाद नजीबुर रहमान लौट के वापस आया, तो फिर ये अपनी बीवी से मिलने उसके घर जाता है। कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो। अब जब चलने की बात कहता है, तो चाहे संघमित्रा के माँ बाप हों, चाहे खुद संघमित्रा हो, फ़ौरन मना कर देते और कहते हैं कि संघमित्रा नहीं जाएगी। अब जब ये बात वो सुनता है तो कहता है कि मेरी बीबी है, मेरा बच्चा है, कैसे नहीं जाएगी, इसको जाना पड़ेगा। इस पे संघमित्रा कहती है कि अगर इतना ही प्यार था तो तुम मुझे मारते पीटते क्यों थे, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अब इसी बात को लेकर इन दोनों परिवारों के बीच में, यानी संघमित्रा और उसके माँ बाप और सामने वाली पार्टी जो थी नजीबुर रहमान, इन दोनों के बीच कहा सुनी होती है। कहा सुनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके बाद थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो जाती है। अब जब हाथापाई होती है तो जो नजीबुर रहमान का भाई था, उसने अप्रैल महीने में 29 अप्रैल को संघमित्रा और उसके माँ बाप के खिलाफ केस फाइल कर दिया और कहा कि संघमित्रा और उसके माँ बाप ने नजीबुर रहमान के साथ मारपीट की। अब मामला ये भी कोर्ट में पहुंचा, यहाँ भी जांच पड़ताल चल ही रही थी। लेकिन इसी दौरान अब इन दोनों परिवारों के बीच इतनी तनातनी, इतना तनाव, इतनी सारी चीज़ें हो गई कि कहीं ना कहीं नजीबुर रहमान इस जिद पे अटका था कि मेरे साथ चले, मेरे पास रहे। संघमित्रा और उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि संघमित्रा या फिर वो बच्चा इसके साथ रहे। तकरार बढ़ती रही। कोर्ट में केसेस एक दूसरे के ऊपर लगातार दोनों तरफ से हो रहे थे, लगातार FIR हो रही। संघमित्रा और ये लोग लगा रहे थे कि ये मारपीट कर रहा, ये टॉर्चर कर रहा। इधर संघमित्रा के जो शौहर थे नजीबुर रहमान, उनके भाई और नजीबुर रहमान खुद पुलिस में कह रहा है कि इसने मेरी बीबी को, मेरे बच्चे को किडनैप करके रखा है, आने नहीं दे रहा। अब ये सिलसिला चलता रहा, महीने दर महीने गुजरते रहे। दोनों परिवारों के बीच बहस, दोनों परिवारों के बीच झगड़ा होता रहा। और इसी दौरान 24 जुलाई यानी परसों नजीबुर रहमान फिर से जाता है इसी गोलाघाट इलाके में, जो संघमित्रा घोष का परिवार था वहाँ पे जाता है। जाने के बाद कहता है कि चलो तुम्हें चलना होगा, मैं अपनी बीबी और अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। इधर परिवार वाले मना कर देते और कहते हैं कि नहीं, हम नहीं विदा करेंगे या फिर नहीं भेजेंगे। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच तकरार होती है। तकरार धीरे धीरे आगे बढ़ी, धीरे धीरे झगड़ा होने लगा। झगड़ा धीरे धीरे हाथापाई, मारपीट में बदल गई। और इसी दौरान जो नजीबुर रहमान था, उसका गुस्सा, उसके गुस्से का पारा इस कदर आसमान छूता है कि वहीं पे कुल्हाड़ी रखी थी। ये उस कुल्हाड़ी को फ़ौरन उठाता है और पहला वार संघमित्रा के पिता संजीव घोष पे करता है। संजीव घोष के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है। वार करने के बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से तब तक वार करता है जब तक संजीव घोष जो थे वहीं पे दम नहीं तोड़ देते। उसके बाद अगला नंबर जो था वो जूनू घोष का आता है। आने के बाद जूनू घोष को भी सेम तरीके से कुल्हाड़ी से मारता है, काटता है।
काटने के बाद तब तक मारता रहता है जब तक जूनू घोष भी नहीं मर जाती। उसके बाद फिर संघमित्रा से पूछता है कि तुम चलोगी या नहीं। संघमित्रा भी बड़े तयस में मना कर देती है, चूँकि ये शख्स जो था उसी की आंखों के सामने उसके माँ बाप का कत्ल कर रहा था। वो भी कहती है कि तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। इधर जो नजीबुर रहमान था उसका गुस्सा इस कदर आसमान छू रहा था कि अगली बार उसने कुल्हाड़ी का जो वार है अपनी प्रेमिका कहे या फिर अपनी बीबी कहे संघमित्रा घोष पे कर दिया। संघमित्रा घोष पे भी कुल्हाड़ी के ताबड़तोड़ वार करता है, उसको भी काट डालता है। काटने के बाद तब तक इन तीनों के शरीर पे मारता रहता है जब तक इन तीनों की मौत नहीं हो जाती। उसके बाद वो बच्चा अपना लेता है, लेने के बाद घूमता रहता है, लेकिन उसे पता था कि कहीं भी जाऊँ वो बच नहीं सकता और अगर पुलिस खुद गिरफ्तार करेगी तो शायद मैं ज़्यादा बुरा फंस जाऊँगा। इसलिए फिर अगले दिन वो जाता है और जाने के बाद आत्मसमर्पण कर देता है। अब जैसे ये मामला प्रकाश में आया, चूँकि कल शाम को तो सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जब ये मामला प्रकाश में आया तो फ़ौरन वहाँ के जो सीएम थे हेमंता बिश्व शर्मा, वो भी पीड़ित के परिवार के पास जाते हैं। जो संघमित्रा थे उसके घर पे जाते हैं। बाकी अलग अलग लोग आ रहे हैं, पुलिस वालों के बड़े बड़े जो आला दर्जे के अफसर हैं वो भी आ रहे हैं। पुलिस वालों का कहना है, खासकर जो वहाँ के एसपी पुष्किन जैन है, उन्होंने इस मामले की जांच जो है वहाँ की जो सीआईडी है उसको दे दिया है। और कहीं ना कहीं ये पूरे आसाम का इस समय का सबसे चर्चित हत्याकांड है, वो भी तिहरा हत्याकांड। इस मामले को अलग अलग एंगल से जोड़ा जा रहा है, कभी लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, कभी कुछ और, कभी प्रेम प्रसंग, न जाने और तरह तरह की बातें। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये भी है कि ये जो पक्ष था ये नजीबुर रहमान का था। अब असल जांच होगी तो हो सकता है कि असली कहानी निकल के सामने आए, लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री वहाँ के भाग के पीड़िता के परिवार पे गए उस हिसाब से लगता है कि इस मामले में जो कातिल है वो बख्शा नहीं जाएगा और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सज़ा मिले। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और जो सवाल जवाब का सिलसिला होता है वो आज नहीं हो पाएगा, चूँकि आज लाइट है नहीं और पंखा मैं चलाता नहीं, चूँकि पंखा चलाने से एक दिक्कत है कि आप लोगों तक आवाज़ जो है पंखे की लगातार पहुँचेगी। तो बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो कहानी जो है वो ऐसे लगा देते हैं और सोते सोते सुनते हैं, तो पंखे की आवाज़ कहीं ना कहीं नॉइस आपके सुनने का जो मज़ा है वो किरकिरा कर देगी। और जिस हिसाब से गर्मी है, हवा का कोई शोर्स नहीं, बंद कमरा, फॉर्मल कपड़े, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आज कहानी सुना पाऊँगा, लेकिन गायब होना शायद अच्छा नहीं लग रहा था। तो नाम वगैरह मैंने नोट भी नहीं किया, बस ये था कि आज कहानी जैसे तैसे करके सुना दूँ, क्योंकि कायदे से जिस हिसाब से गर्मी है, जिस हिसाब से पसीना हो रहा और उस पसीने से जिस हिसाब से शरीर पे चेहरे पे खुजली हो रही कि बड़ी मुश्किल से ही सुना पा रहा हूँ। तो नाम वगैरह का सिलसिला आज नहीं हो पाएगा, लेकिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनका नाम कल मैं ज़रूर लूँगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।